Today we are discussing about the second part of the cancer. 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक और इनके लक्षणों से लेकर इसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर वर्ष 1933 के अंदर में पहला कैंसर दिवस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। स्थापना दिवस पर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में स्थापित 2000 में पहले विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन में हुई थी और इसके बाद 2008 के अंदर में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 10 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण होती है। मैरी क्यूरी की याद में भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस मनाया जाता है, जिसको थीम दिया गया है 23-24 के लिए क्लोज दी केयर गैप। कैंसर एक घातक बीमारी है, सभी जानते हैं, जिसका यदि सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। कैंसर का सर्वोत्तम उपचार बचाव है। यदि मनुष्य अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने को तैयार हो तो 60% मामलों में कैंसर होने के पूर्णतः रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया में 20% कैंसर भारत में है। इस बीमारी के कारण हर साल 75,000 लोग 75,000 डेथ होती हैं। पिछले दशक में कैंसर के मामले 2012 में लगभग 10 लाख से बढ़कर 2022 में 14.6 लाख हो गए। 25 में अनुमानित है कि 15.7 लाख का अनुमान विश्व में कुल 2 करोड़ लोग कैंसरग्रस्त हैं। इसमें हर वर्ष 90 लाख व्यक्तियों को और जुड़ जाते हैं। विश्व में हर वर्ष अनुमानित 40 लाख व्यक्तियों की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। भारत में 1 लाख की जनसंख्या में 70 से 80 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह हमारे देश में लगभग लाख से अधिक व्यक्ति हर वर्ष कैंसर पीड़ित होते हैं। कैंसर की बीमारी की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अगर मेडिकल साइंस की माने तो कैंसर 62 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होते हैं, जिसमें कोलेटरल कैंसर 67 वर्ष की उम्र में और फेफड़े का कैंसर 71 वर्ष की उम्र में और प्रोस्टेट का कैंसर 66 वर्ष की उम्र में और गर्भाशय का कैंसर 50 वर्ष की उम्र में और अंडाशय का कैंसर 63 वर्ष की उम्र में होने की संभावना अधिक रहती है। भारत में कैंसर से मरने वाले व्यक्तियों में 34% लोग धूम्रपान और तंबाकू के सेवन वाले लोग होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकासशील देशों में सन 2015 तक कैंसर के कारण होने वाले मृत्युओं की संख्या 25 लाख से बढ़कर 65 लाख की संभावना है। पुरुष में और महिलाओं में कहां-कहां कैंसर होता है? पुरुष में मुंह, गला, फेफड़े, भोजन नली, पेट और पुरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट का कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। महिलाओं में बच्चेदानी का मुंह, मुंह और गला, ओवरी कैंसर का मुख्य कारण क्या है? कैंसर में वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन धूम्रपान और सिगरेट और बीड़ी तंबाकू के सेवन से मुंह का, गले का, पेट का और मूत्राशय का कैंसर होता है। वहीं तंबाकू और पान सुपारी, पान मसाला और गुटखा खाने से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट और गले का कैंसर होता है। शराब के सेवन से श्वास नली, भोजन नली और तालू में कैंसर होता है। कैंसर किन कारणों से होता है? कॉज ऑफ द कैंसर, कोशिकाएं, सेल्स जिसे कहते हैं,
इनके भीतर डीएनए में परिवर्तन के कारण कैंसर होता है। परिवर्तन यानी म्यूटेशंस। कोशिकाओं के अंदर मौजूद डीएनए में बड़ी संख्या में अलग अलग जीन मौजूद होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में निर्देश का एक सेट होता है जो सेल को बताता है कि उसे क्या कार्य करना है, कैसे बढ़ना है और कैसे म्यूटेट होना है। निर्देशों के में किसी तरह की त्रुटि की वजह से कोशिकाओं अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देती हैं और फिर कोशिकाएं कैंसर संक्रमित हो जाती है। जीन म्यूटेशन किस कारण से होता है? What is the cause of the gene mutation? जीन म्यूटेशन कई वजहों से हो सकता है। उनमें से कुछ निम्न है। कुछ लोग जीन म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं और आपके माता पिता से आपको जीन म्यूटेशन मिल सकता है। इस तरह के म्यूटेशन की वजह से कैंसर होने के मामले कम ही सामने आते हैं। ज़्यादातर जीन म्यूटेशन जन्म के बाद होता है। इसके लिए धूम्रपान, रेडिएशन, वायरस, कैंसर का कारण बनने के वाले केमिकल, मोटापा, हार्मोन्स, क्रोनिक इन्फेक्शंस और एक्सरसाइज की कमी प्रमुख कारण है। कोशिकाओं के विकास के दौरान जीन म्यूटेशन आम बात है, लेकिन सेल्स के अंदर ऐसा मैक्सिमम होता है जो किसी तरह की कमी को तुरंत ठीक कर देता है। कभी कभार कोई एक कमी छूट जाती है जिसके कारण से कोशिकाएं कैंसरग्रस्त हो जाती हैं। जीन म्यूटेशन क्या होता है? What do जीन म्यूटेशंस do? एक जीन म्यूटेशन आपके शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को निर्देश दे सकता है। जीन म्यूटेशंस आपके शरीर की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने और विभाजित होने का निर्देश देता है। इसमें बहुत से नए सेल बनते हैं और इन सब में एक ही तरह का म्यूटेशंस होता है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि नहीं रुक पाती है। सामान्य कोशिकाओं को पता होता है कि उन्हें कब और कितना बढ़ना है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रण नहीं रहता और वह बेतहाशा बढ़ने लगते हैं। इसमें एक ही जगह पर बहुत सी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। डीएनए हमारी कोशिकाओं में आ रही विसंगति को ठीक करता है, लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता। यह म्यूटेशन डीएनए को अपना कार्य ठीक से करने से रोकता है और इस तरह से कोशिकाएं कैंसरग्रस्त हो जाती है। अपन बात करेंगे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाला कैंसर में दूसरे स्थान पर माना जाता है। यह केवल रोका जा सकता है, अपितु इसे बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और समय पर पकड़ा जाए तो इसका पूर्णतः इलाज भी संभव है। बच्चेदानी के गंदे पानी का रिसा, माहवारी का अनियमित होना, संभोग के समय खून आना, कमर पर या पैर में अधिक दर्द होना या पेशाब में रुकावट इसके प्रभावित लक्षण हैं। अधिक बच्चे होना, कई पुरुषों से यौन संबंध, गुप्तांगों की सफाई में कमी। कई पुरुषों से यौन संबंध करते हैं, उससे गुप्तांगों में सफाई नहीं रहती है और एड्स के खतरे को बढ़ा देते हैं। पर खुशखबरी यह है कि इससे बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है जो 9 साल की उम्र से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को दी जानी चाहिए। नियमित पैप स्मीयर द्वारा इसको पहले स्टेज से ही पहले पकड़ा जा सकता है। पहली स्टेज में आप ऑपरेशंस या रेडियोथेरेपी द्वारा इसका इलाज करा जा सकता है। यदि कैंसर दूसरी स्टेज में से ऊपर है तो रेडियोथेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी का प्रयोग भी किया जाता है। एडवांस स्टेज में भी रोगी के लक्षणों को काबू किया जा सकता है और उम्र का बढ़ा पाना संभव है। रेडियोथेरेपी के किरणों द्वारा बिना किसी दर्द के मिनटों में इसका इलाज किया जाता है। टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी दोनों के प्रयोग से भी महिलाओं में पूरी तरह स्वस्थ
होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हैं। आखिरी स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी से इसको काबू में किया जा सकता है। इसलिए डरिए मत, कैंसर के लक्षणों को समय पर रहते पहचानिए, योनि संबंधों में सतर्कता बरतें, गुप्तांगों की सफाई का विशेष ध्यान रखें, नियमित जांच करावें, वैक्सीन लगावें। कोई कैंसर का लक्षण हो तो उसे अनदेखा ना करें। कैंसर स्पेशलिस्ट से तुरंत इलाज करवाएं। अच्छा भोजन खाएं, व्यायाम करें और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ आनंदित जीवन व्यतीत करें। सदा स्वस्थ रहें। बच्चेदानी का कैंसर क्यों होता है? यूट्रस की आंतरिक परत में मौजूद कोशिकाओं में आनुवंशिक बदलाव आ जाता है तो वे असामान्य गति से विभाजित और विकसित होने लगते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस ट्यूमर बनने लगता है। कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर में गांठ हो जाना, त्वचा से बाहर महसूस होना, वजन में बदलाव होना, अकारण वजन बढ़ना या घटना, त्वचा में बदलाव महसूस होना जैसे त्वचा पीली या लाल पड़ना या रंग गहरा होना, त्वचा पर ऐसे घाव होना जो जल्दी ठीक न हो सके, तिल और मस्सों में बदलाव होना, बावेल और ब्लैडर की आदतों में बदलाव होना, लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना, निगलने में दिक्कत होना, आवाज में कर्कशता आना, लगातार अपच की समस्या या खाने में बाद बेचैनी महसूस होना, लगातार बिना किसी कारण के मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, लगातार अकारण बुखार और रात में पसीना आना, अकारण रक्तस्राव और नील पड़ जाना, बच्चेदानी में गांठ, यूट्रस में गांठ, बच्चेदानी में गांठ या यूट्रस में गांठ के लक्षण क्या क्या होते हैं? माहवारी के समय या बेचैनी बीच में ज़्यादा रक्तस्राव जिससे थक्के शामिल हैं, नाभि के नीचे पेट में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, बार बार पेशाब आना, मासिक धर्म में के समय दर्द की लहर चलना। इस कैंसर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे एंडोमेट्रियम कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर या यूट्रेन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। खराब डाइट, बिगड़ता लाइफस्टाइल और तनाव महिलाओं में बच्चेदानी से संबंधित कई बीमारियों को पैदा करता है। महिलाओं में बच्चेदानी में होने वाले इन कैंसरों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मेनोपॉज यानी कि माहवारी जहां बंद होती है उसे मेनोपॉज कहते हैं, और माहवारी महिलाओं में चालू होती है उसे मेनार्की कहते हैं। तो मेनोपॉज देर से आना यानी कि 45 साल की उम्र में मेनोपॉज हो जाना चाहिए, उसकी जगह वह किसी के 50 साल हो जा रहे हैं या किसी के बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जा रहा है। और पीरियड देर से शुरू होना, जैसा कि मैंने कहा मेनार्की, जो पीरियड महिलाओं में शुरू होते हैं उसको मेनार्की कहते हैं। महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर के कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने पर इस बीमारी में होने वाले खतरा अधिक होता है। 60 से 70 साल की उम्र में ये बीमारी महिलाओं में तेजी से लगती है। जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो चुका है या जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करा रही हैं, उन्हें इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है। मेनोपॉज देर से आना और पीरियड देर से शुरू होना ये बहुत मुख्य कारण है। जो महिलाओं में कभी भी मां नहीं बनती हैं, उनको इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। हार्मोन्स में बदलाव होना और तेजी से वजन का बढ़ना इस बीमारी का कारण हो सकता है। महिलाओं में शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना भी बच्चेदानी का कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है। टेस्ट और प्रक्रिया करवानी चाहिए कि क्या क्या टेस्ट करवाए हैं और उससे कैसे बचा जाए। मेनोपॉज के बचाव में अपन ये ब्लड की कमी को नोटिस करते हैं। अगर मेनोपॉज जल्दी हो रहा है तो ब्लड की कमी है और वॉल्यूम भी कम है और क्वालिटी भी कम है।
मेनोपॉज के बाद बच्चेदानी में वाइट डिस्चार्ज होना भी बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण में आता है। पीरियड के दौरान तेज ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग का लंबे समय तक चलना तक होने की बच्चे को कैंसर में लक्षण पैदा करते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का। वजाइना यानी योनि से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, 40 साल की उम्र से अधिक होने पर ब्लीडिंग अधिक होना बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जैसा पहले बताया मैंने। सेक्स के दौरान दर्द महसूस करना भी बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण में ही आता है। बच्चेदानी के कैंसर के कारण कैंसर और लक्षण क्या क्या है? यह न केवल रोका जा सकता है अपितु इसे बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, और समय पर पकड़ा जाए तो इसका पूर्णतः इलाज भी संभव है। बच्चेदानी के गंदे पानी का रिसाव, माहवारी का अनियमित होना, संभोग के समय खून आना, कमर या पैर में अधिक दर्द होना या पेशाब में रुकावट इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। कैंसर के अंदर में रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? मेरी आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो के अंदर में जो भी मैं बता रहा हूँ आर्टिकल में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है, और किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करना चाहिए। कैंसर में रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? डॉक्टरों को इस बात का आभास होता है कि किन कारणों से आपको रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है, लेकिन यह भी एक फैक्टर है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनमें से कैंसर ज़्यादातर के साथ कोई रिस्क फैक्टर जुड़ा नहीं होता है। निम्न फैक्टर हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है: आपकी उम्र, आपकी आदतें, कैंसर का पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को कैंसर हुआ है तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आपके परिवार में कई लोगों को कैंसर हो चुका है तो आपको जेनेटिक कैंसर हो सकता है। आपकी स्वास्थ्य स्थितियां, कुछ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट में छाले पड़ जाते हैं, की वजह से आपको कैंसर का खतरा अधिक हो सकता है। वातावरण भी इसमें एक रिस्क फैक्टर है। आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं, इसका भी आपकी सेहत पर असर पड़ता है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां हानिकारक केमिकल आपके आसपास रहते हैं तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप धूम्रपान करने वाले के बीच में रहते हैं तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। सेकंड हैंड स्मोकर के अंदर में काउंट करते हैं, यह आपके खतरे को बढ़ा देता है। कैंसर के निदान में कैसे होता है, डायग्नोस कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कैंसर का शुरुआती स्टेज पर निदान होने से इसका इलाज आसान हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। समझना चाहिए कि आपके लिए कैंसर स्क्रीनिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। कुछ प्रकार के कैंसर में आप समय पर पहचान होने से लोगों की जान बचाने में मदद भी मिल सकती है, जबकि अन्य तरह के कैंसर में उन लोगों को स्क्रीनिंग की जाती है जिनको उनका खतरा अधिक है। कैंसर के निदान के लिए डॉक्टर निम्न तरीके उपयोग करते हैं, जैसे व्यक्तिगत जांच, फिजिकल एग्जामिनेशंस होता है, लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस होता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट की जांच भी होती है, और अंत में अगर कहीं गांठ वगैरह दिख जाए तो उसकी बायोप्सी करके भी जांच की जा सकती है। कैंसर के कितने चरण होते हैं, तो आपको कैंसर के बारे में मैं चरण के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक बार जब डॉक्टर कैंसर का पता लगा लेते हैं तो फिर वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह किस स्टेज में है। कैंसर के चरण जानकर ही डॉक्टर आपके इलाज के लिए अपनाए जाने वाले विकल्प पर विचार करते हैं और आपके ठीक होने की संभावना का पता लगाते हैं। कैंसर का
चरण जानने के लिए बोन स्कैन और एक्सरे किए जा सकते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कैंसर शरीर में अन्य हिस्सों में फैला है या नहीं। कैंसर में 0 से 4 चरण होते हैं और इनको इसी चरणों में मापा जाता है। 0, 1, 2, 3 और 4 में से जितना ज़्यादा स्तर का कैंसर होता है उतना ही ज़्यादा गंभीर होता है। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर में इलाज क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट इन मेडिकल लाइन। मेडिकल क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ आज कैंसर में कई इलाज उपलब्ध हैं। आपका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, आपका स्वास्थ्य मौजूदा स्थिति में कैसा है और आप किस तरह का इलाज अपने लिए बेहतर समझते हैं। आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कैंसर इलाज के लिए विभिन्न तरीकों के लाभ और नुकसान पर बात करके उनमें से अपने लिए सर्वोत्तम का चुनाव कर सकते हैं। कैंसर के इलाज का मकसद आपको कैंसर से मुक्त करना और नॉर्मल करना, जिंदगी में जीने में मदद करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट का मकसद आपके शरीर में कैंसर सेल को पूरी तरह से हटाना, कैंसर सेल को मारना। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी ट्रीटमेंट में कैंसर की सर्जरी है। इसमें इसके तरह से आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी दिया जाता है। एडजुवेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? इस ट्रीटमेंट का एक मकसद यह होता है कि कैंसर सेल्स को ख़त्म करना होता है और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी रहता है। इस ट्रीटमेंट के ज़रिए कैंसर दोबारा होने की आशंका को ख़त्म किया जा सकता है। इसकी तरह कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन थेरेपी दी जाती है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। इस तरह का ट्रीटमेंट कैंसर के इलाज से होने वाले दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी की मदद से कैंसर के लक्षणों को और इसे फिर से फैलने से रोका जा सकता है। यदि दुष्प्रभावों के लिए इलाज मौजूद न हो तो उन्हें दवाओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो जानकारियाँ आपको इसमें दी हैं, ये सिर्फ जानकारियाँ हैं और आपको इसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी मैच होती है तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ या ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। और होम्योपैथी की जहाँ तक बात करें, होम्योपैथिक में कैंसर के इलाज के लिए जैसे हमारे डायग्नोस तो कुछ होता नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट सिम्टम के आधार पर दवाई देते हैं जैसे लक्षण आते हैं, पर डायग्नोस के अंदर में भी हम महत्ता देते हैं। अगर डायग्नोस में आपके लक्षण उस दवाई से मिलते जुलते होते हैं तो हम आपको दवाई प्रोवाइड करवाते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम इसमें होम्योपैथी में बात करें तो कार्सिनोमा 30, कार्सिनोमा 200 CH, कार्सिनोमा 1M, कार्सिनोसिन्स मेडिसिन का नाम है, कार्सिनोसिन्स 30, कार्सिनोसिन्स 200, कार्सिनोसिन 1M और कार्सिनोसिन 50 मिलीसिमल। और इसके अंदर में ट्राइचुरेशंस भी बनते हैं, तो उसका भी उपयोग करके आप लक्षणों को हटा सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसी जटिल बीमारियों के बारे में अधिक जानकारी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।